हम सेकेंड वेव फेमिनिज्म देखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट बिगैन इन द ईयर 1963 with Betty Friedan's text, The Feminine Mystique. Second wave feminism begins with Betty Friedan's The Feminine Mystique, 1963. There were prominent feminist thinkers before Friedan. Second wave में ही you will find Simone de Beauvoir's The Second Sex, which is very, very important. As a text, it is very important. 1949 वगैरह का टेक्स्ट है, 1949, 1953 फ्रेंच में छपा, इंग्लिश में छपा। बेटी फ्राइडैन का तो 1963 का है फेमिनिन मिस्टिक। उससे पहले सेकंड सेक्स आ चुका था। फिर भी सेकेंड वेव फेमिनिज्म को 1963 से शुरू होता हुआ इसलिए मानते हैं बिकॉज इस टेक्स्ट की, फेमिनिन मिस्टिक की 3 मिलियन कॉपीज बिकी। लोगों ने, महिलाओं ने खरीदा, फिर मैंने अपनी दोस्त को दी, दोस्त ने अपने दोस्त को दिया, एक रिश्तेदार के घर गया, दूसरे रिश्तेदार के घर गया, हर तरह की महिलाओं ने पढ़ा, 3 मिलियन महिलाओं ने पढ़ा और एक हंगामा खड़ा हो गया। तो देयर वर प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट थिंकर्स बिफोर फ्राइडैन who would come to be associated with the second wave. Most importantly, Simone de Beauvoir, whose Second Sex came out in France in 1949 and in the US in 1953. But the feminine mystique was a phenomenon. ये एक बहुत बड़ी चीज रही। क्यों रही? अब हम इस टेक्स्ट को समझते हैं कि क्यों रहा। द फेमिनिन मिस्टीक, ये जो किताब है द फेमिनिन मिस्टीक, इसमें आवाज उठाई है रेल्स अगेंस्ट, आवाज उठाई है किस चीज के खिलाफ? अगेंस्ट द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। वो प्रॉब्लम जिसका कोई नाम ही नहीं है, वो प्रॉब्लम जिसका कोई नाम ही नहीं है। क्या है वो प्रॉब्लम जिसके खिलाफ बेटी फ्राइडैन ने आवाज उठाई इस टेक्स्ट में और उसको नाम दिया है अ प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम? क्या है प्रॉब्लम? महिलाओं को, प्रॉब्लम ये है, महिलाओं को शुरू से यही विश्वास दिलाया गया है कि आपकी गिनती एक अच्छी शरीफ महिला में तभी आ सकती है जब आप घर के चार दीवारी के अंदर रहकर घर को संभालना, बच्चों को पालना, यहाँ तक अपना इंटरेस्ट रखो। इससे ज़्यादा आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, घर के बाहर आपका कोई काम नहीं है। तो ये लोगों को, औरतों को विश्वास दिलाया था। अब एक बात देखो, समझो, जब आप इवन हमारी कंट्री में, चाहे हमारी कंट्री में बहुत आज़ादी रही है टू women, even then, if you look at a text like let us say महाभारत, ओके, आपको क्या मिलेगा? आप किसी भी मेजर टेक्स्ट को ले लो जो हम बहुत अच्छे टेक्स्ट हमारे मानते हैं, आपको या तो देवी मिलेगी, महिला एज देवी, वुमन एज अ गॉडेस। गॉडेस की खासियत क्या होती है? बाजोट पे बैठी रहती है। लोग अपने डिमांड्स का, ये दे दे, वो दे दे, वो कर दे, वो कर दे, डिमांड्स करते रहते हैं, देवी सुनती रहती है।
कभी कोई देवी जवाब देती है क्या? चुपचाप बाजोट पे बैठी रहती है, काम कर देती है। तो वुमन एज गॉडेस, या फिर आपको डायरेक्ट राक्षसी मिलेगी, शूर्पणखा मिलेगी। तो या तो इन टेक्स्ट्स के माध्यम से महाभारत को खोल के देख लो, आपको दो ही तरह की महिलाएं दिखेंगी। या तो सब देवी स्वरूप हैं या फिर राक्षसी स्वरूप हैं। तो इन टेक्स्ट्स के माध्यम से, एंड इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेस्ट में भी हर जगह, तो ऐसा करके औरत को विश्वास दिलाया गया कि तुम्हें देखो उसकी तरह बनना है। हाँ, तुम उसकी तरह नहीं बनोगी ना तो तुम इसकी तरह बन जाओगी। मतलब बीच की कोई जगह है ही नहीं, या तो डायरेक्ट यहां बिल्कुल ऐसे बनो, नहीं तो तुम डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगी। तो महिलाओं ने उस चीज को एक तरीके से अपने मन में उतार लिया और अपना इमेज एक बना लिया, मुझे ऐसे बनना है। अब इस फेमिनिन ये है प्रॉब्लम कि औरत को ये समहाउ ये विश्वास दिलाया गया कि तुम्हें घर के बाहर अपना ध्यान देना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा तो पूरा ध्यान घर पे ही होना चाहिए। कंट्रोल पॉलिटिक्स है। द फेमिनिन मिस्टिक रेल्स अगेंस्ट, आवाज उठाई है, द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम, वह समस्या जिसका कोई नाम नहीं है। द सिस्टेमिक सेक्सिज्म that taught women that their place was in the home, आपका तो स्थान ही घर पे है। The book gave women permission to be angry, इस बुक से महिलाओं को क्या मिला? गुस्सा जताने का अधिकार मिला। द बुक सोल्ड 3 million copies in 3 years. 3 million copies in 3 years. इस बेटी फ्राइडैन की बुक, हालांकि सिमोनी डी बुवुआर का टेक्स्ट द सेकंड सेक्स पहले आ गया और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये 3 million कॉपीज बिक गई इसकी, बहुत पॉपुलर हुआ। तो फेमिनिज्म सेकंड वेव को शुरू करके पॉपुलर करने में इस टेक्स्ट का बड़ा हाथ है। एंड वंस दोज 3 million रीडर्स रियलाइज्ड, 3 million महिलाओं को ये बात समझ में आ गई कि हमको कैसे दबा के रखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितना गुस्सा आया होगा। दे वर एंग्री। Feminism once again had a cultural momentum behind it. अब क्या हुआ? फेमिनिज्म के पीछे बहुत सारी चीजें, कल्चरल मतलब एक तो होता है नेचुरल, कुदरत क्या करती है, और एक होता है कल्चरल, समाज क्या करता है। देखो, आप मोती, पर्ल होता है ना, एक होता है नेचुरल पर्ल, अपने आप ही वो सीप के अंदर अपने आप बनता है, और एक होता है आर्टिफिशियल कंडीशंस में वो पर्ल को बनाया जाता है, बिल्कुल वैसा दिखता हुआ कल्चर्ड पर्ल। एक लड़की जन्म लेती है और एक लड़का जन्म लेता है, ये नेचर है। दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल, ये नेचर है, नेचुरल, बायोलॉजिकल, नेचुरल। और क्योंकि तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्ही को खाना बनाना पड़ेगा, तुम्ही को बच्चे पालना पड़ेगा, तुम्ही को घर संभालना पड़ेगा, तुम्ही को ये, तुम्ही को वो। और तुम लड़के हो तो तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वैसे, वही वैसे,
ये नेचुरल नहीं है, ये कल्चरल है, ये सोसाइटी का बनाया हुआ है। सोसाइटी नियम बनाती है और फिर ऐसा करती है जैसे ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है, तुम लड़की हो ना तो नेचुरल है तुमको ऐसे करना है। वो नेचुरल नहीं है, वो कल्चरल है। नेचुरल एक अलग चीज है। नेचुरल, एक औरत बच्चे को जन्म देगी, शी हैज गॉट अ यूटरस, शी हैज गॉट अ वोम्ब, शी हैज गॉट ब्रेस्ट्स टू फीड एंड नरिश दैट चाइल्ड। ये नेचुरल है। पर खाना बनाने के लिए ना यूटरस की जरूरत है, ना वोम्ब की जरूरत है, ना ब्रेस्ट्स की जरूरत है। फिर खाना आदमी क्यों नहीं बना सकता? बच्चे आदमी क्यों नहीं पाल सकता? ये सवाल उठ गए फेमिनिज्म में। कैन यू सी, नेचुरल और कल्चरल, मैन मेड कल्चरल है। पुरुष प्रधान समाज नियम बनाता है, वो कल्चरल है। प्रकृति जो देती है वो नेचुरल है। और मैनिपुलेशन या शोषण कैसे शुरू होता है? मनुष्य नियम बनाए, किसी दूसरे पे थोपे और फिर ऐसा दिखावा करे कि नहीं ये तो नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। तो इस तरीके से काम चलते हैं। सो once again had a cultural momentum behind it. Now it was not just political equality, जैसा फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में उन्होंने राइट टू वोट मांगा था, अब सिर्फ वो नहीं रहा, which the first wavers had fought for, ये वो चीज नहीं है, बट सोशल इक्वालिटी। अब वो क्या मांग रहे हैं? हमें समाज में इक्वालिटी चाहिए। द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये नारा है, स्लोगन है, याद रखिए। द पर्सनल इज पॉलिटिकल, स्लोगन है सेकेंड वेव फेमिनिज्म का। वॉज द स्लोगन, किसने बनाया ये नारा किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं पता, पर इस नारे को लोकप्रिय किसने बनाया वो नाम पता है, कैरल हैनिस्ट। आगे आएगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो नारा है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, पता नहीं किसने ये स्लोगन या नारा बनाया। Was the slogan of the second wavers, second wave feminists ने इस नारे को उठाया। This phrase cannot be traced back to any individual woman, हम इसे किसी इंडिविजुअल वुमन की, उसने ये नाम निकाला, ये हम नहीं कर सकते, बट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय कैरल हैनिस्ट। कैरल हैनिस्ट नाम की औरत ने इसे पॉपुलर बनाया। हाउएवर, ब्लैक women still found themselves alienated from the mainstream women's movement. फेमिनिज्म औरतों के लिए मूवमेंट है, तो उसमें तो ब्लैक औरतें भी हैं, ये औरतें भी हैं, वो औरतें भी हैं। ऐसा होने लगा जैसे फेमिनिज्म केवल वाइट औरतों का मूवमेंट है। ब्लैक महिलाएं पिछड़ने लगी और उनको लगा कि इस दौड़ में कहीं हमें शामिल नहीं किया जा रहा, और अब इनको आपत्ति होगी इस बात की।
द फेमिनिन मिस्टिक, वो जो टेक्स्ट बुक था 1963 का, बेटी फ्राइडन का, एंड इट्स प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम was specifically for white middle class women. ऐसा लगा जैसे केवल white महिलाओं के लिए है. Black women and white women both advocated for reproductive freedom. Second wave के मुद्दे, reproductive फ्रीडम, हमें अगर अबॉर्शन कराना है तो हमें राइट है. रिप्रोडक्टिव फ्रीडम. ब्लैक women wanted to fight not just for the right of contraception and abortions, कि हम ये बर्थ कंट्रोल के तरीके अपनाएं, हमें अबॉर्शन का राइट दो, परंतु वो उन्होंने एक लड़ाई और लड़ी कि ये जो अपाहिज औरतें हैं और अपाहिज लोग हैं और इस तरीके के, इनको स्टेरिलाइज करते थे ताकि इनके बच्चे ही ना हों, मेंटल ऐसे इस तरीके के लोग. तो ये ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशन करना ये रोको आप. इसकी भी लड़ाई ब्लैक वुमेन ने लड़ी. बट ऑल्सो टू स्टॉप द फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन ऑफ people of color and people with disabilities. अब डिसेबल्ड औरतें, अपाहिज औरतें, इनकी मांगें अलग थी, और ये ब्लैक वुमेन, इनकी मांगें वही थी जो हर औरत की होती है, पर समहाउ ब्लैक और ये डिसेबल्ड वुमेन ये सब पीछे हट गए और वाइट मूवमेंट जैसा मूवमेंट रह गया फेमिनिज्म. इस बात पर बहुत आपत्ति होगी. इन रेस्पॉन्स, इसके जवाब में, जब कुछ ऐसी ब्लैक वुमेन थी जिनमें वो जागरूकता थी, दे हैड दैट अवेयरनेस, उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फेमिनिज्म में हमें शामिल नहीं किया जा रहा. Some black feminists decamped from feminism, वे फेमिनिज्म से अलग हो गए, to create womanism. फेमिनिज्म नहीं, एक नया नाम आ गया, वुमनिज्म. ब्लैक फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ टर्म है वुमनिज्म. एलिस वॉकर नाम की एक बहुत फेमस ब्लैक राइटर है, पुलिट्जर विनर है. द कलर पर्पल बुक है उनकी. आपको एक्चुअली वीडियोस देखते वक्त डायरी रखनी चाहिए. एंड जो मैं इस तरह की बातें कहूँ, जैसे एलिस वॉकर है, द कलर पर्पल, एंड शी इज़ अ पुलिट्जर विनर, तो आप लिखो एलिस वॉकर द कलर पर्पल और आप उसको विकिपीडिया पे ढूंढो. हर टेक्स्ट का आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. मैं तो क्वेश्चन बेस्ड आपको मटेरियल जितना प्रोवाइड कर सकती हूँ उतना करूँगी. आपको अपने लेवल पे कई टेक्स्ट विकिपीडिया पे देखना पड़ेगा, एंड इसलिए यू विल हैव टू लुक अप टेक्स्ट्स लाइक दिस, क्योंकि बहुत सारी हैं टेक्स्ट्स. तो कितने बनाएंगे, 1000 से ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगी, दैट्स नॉट पॉसिबल. और इसलिए यू विल हैव टू टेक अ पेन एंड डायरी एंड नोट डाउन सम नेम्स. क्या कहा एलिस वॉकर ने? वुमनिज्म कैसे बना टर्म? उसने कहा वुमनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट. ये कोट याद रखो. वुमनिस्ट फेमिनिस्ट के लिए वैसी है एज पर्पल इज टू लैवेंडर. लैवेंडर पर्पल का ही शेड है और पर्पल अलग है. पर्पल और पर्पल से जुड़ा हुआ रंग लैवेंडर. वैसे फेमिनिस्ट से जुड़ा हुआ मूवमेंट वुमनिस्ट. Alice Walker wrote in
1983। इन 19 ये तो ये मेजर इवेंट है वुमनिज्म सेकेंड वेव का। इन 1968 विमेन डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने अभियान छेड़ा, वो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ना, मिस अमेरिका पैजेंट, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स हैं जिसमें औरत की ब्यूटी ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा ही उसका फिगर होना चाहिए, ऐसे ही उसके बॉडी मेजरमेंट्स होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अगेंस्ट, कि आप कौन होते हो ब्यूटी के मापदंड तय करने वाले। तो 1963 टू 1980 सेकेंड वेव फेमिनिज्म है। की इश्यूज, मेन मुद्दे क्या थे इन औरतों के? रिप्रोडक्टिव राइट्स फॉर विमेन, रिप्रोडक्शन, बर्थ कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड सारे मुद्दे, इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस टू गिव बर्थ, हैव एन अबॉर्शन, यूज बर्थ कंट्रोल और गेट स्टेरिलाइज्ड। हमें स्टेरिलाइज करना है, नहीं करना है, क्या है, सब हमें राइट दो। इवैल्यूएटिंग, हम आकलन करेंगे। एंड देन ब्रेकिंग डाउन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप्स एज वेल एज इन पब्लिक पॉलिसीज। मतलब हर जगह काम में, नौकरी करने में, कहीं पर भी या पब्लिक पॉलिसीज़, मतलब विमेन ज़्यादा नौकरियां नहीं करती थीं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लो ग्रेड जॉब्स होते थे, पर सरकार जो नियम बनाती थी, पब्लिक पॉलिसीज़, हमारा भी ध्यान रखा जाए। अंडरस्टैंडिंग पोर्नोग्राफी एज एन इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी, वुमन की सेक्सुअल पोजेस, पॉर्न जो होता है, अश्लीलता, ये एक धंधा है और इसको बेचा जाता है, पिक्चर्स बेची जाती हैं ऐसी औरतों की, और क्या क्या होता है। तो पोर्नोग्राफी अपने आप में एक इंडस्ट्री है, ये भी सेकेंड वेव फेमिनिज्म है। और ब्रेकिंग वर्क प्लेस एंड सोशल बैरियर्स, समाज में औरतों को पीछे मत रहने दो और वर्क प्लेस में पीछे मत रहने दो, ये डिमांड्स थी सेकेंड वेव फेमिनिज्म की। Second wave feminism had many branches such as liberal, socialist, cultural, radical। आप radical कर लें तो अभी के लिए इनफ है कि आप radical कर लें, बाकी आप अपने लेवल पे जो भी आप इंटरनेट पे देखना चाहें, यू आर फ्री टू चेक। मैं आपको इतना सा ही मटेरियल दूंगी जितना कि आई फील यू शुड नो, द रेस्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। रैडिकल फेमिनिज्म क्या है? उग्रवादी फेमिनिज्म, ये एडजस्टमेंट्स नहीं चाहते, ये तोड़ के वापस पुनर्निर्माण। रैडिकल फेमिनिज्म एम्स, इसका उद्देश्य है एट गेटिंग टू द रूट्स। फेमिनिज्म मतलब परेशानी के जड़ तक जाओ, तय तक जाओ। इट डज नॉट बिलीव इन मेकिंग एडजस्टमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये नहीं कि एडजस्टमेंट्स होने चाहिए सिस्टम में, बाय मेकिंग लीगल चेंजेस, के बस थोड़े बहुत कानून बना के काम चला लिया, ये सब नहीं। रादर, बल्कि ये पुरुष प्रधान समाज को ही खत्म कर देना चाहता है। इट विशेस टू डिसमेंटल पेट्रियार्की, पेट्रियार्की पुरुष प्रधान समाज, उसी को खत्म कर देना चाहता है, डिसमेंटल करना चाहता है। कि रैडिकल फेमिनिस्ट्स, मेन रैडिकल फेमिनिस्ट्स कौन कौन थे, ये पूरा एक लिस्ट है। इस लिस्ट में आपको जो जो नाम हैं, बार बार ये चीज़ें याद करने में नहीं आएंगी, निगाह से निकालते रहिए, निगाह से निकालते रहिए। इनमें कुछ नाम बहुत ज़्यादा
यू शुड नो, बल्कि एक्चुअली सारे ही नाम ऐसे हैं, कहीं ना कहीं किसी टेक्स्ट में किसी संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा। आपको ये सारे नाम, जैसे ये हैं आपकी सूजन ब्राउन मिलर है, केट मिलेट है, या एंड्रिया ड्वॉर्किन है, शुलामित फायरस्टोन है, कैरल हैनिश है, जर्मेन ग्रियर है, ये सब आपको अलग अलग संदर्भ में नाम तो याद रखना पड़ेगा। निगाह से निकालते रहिए ताकि आपको पता रहे कि ये सेकेंड वेव से जुड़े। ग्रुप्स दैट वर पार्ट ऑफ द रैडिकल फेमिनिस्ट विंग ऑफ फेमिनिज्म, आपको ये जो ग्रुप्स हैं फेमिनिज्म के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब रैडिकल फेमिनिज्म से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं। रैडिकल फेमिनिज्म जो था, जो उग्रवादी फेमिनिज्म था, इसने अपने अपने तरीके से कुछ ग्रुप्स बनाई और इन ग्रुप्स का कॉमन एक एजेंडा रहा है, और वो है कि एक तरीके से पुरुषों से दूर रहा जाए। पुरुषों से दूर रहने की जो कोशिशें हैं वो हैं ये एक तरीके से ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स के नाम हैं रेड स्टॉकिंग्स, विच, सेल 16, न्यूयॉर्क रैडिकल विमेन, द शिकागो विमेन्स लिबरेशन यूनियन, एन आर्बर फेमिनिस्ट हाउस, द फेमिनिस्ट्स, सिएटल रैडिकल विमेन। ये सब ग्रुप्स के नाम हैं। आप रेड स्टॉकिंग्स याद रख लो, प्लस मैंने रेड स्टॉकिंग्स मैंने किसी क्वेश्चन आंसर में कवर किया है, प्लस सेल 16 और विच जस्ट एक बार ऐसी देख लो। रैडिकल फेमिनिस्ट्स demonstrated against the Miss America pageant in 1968। ये रैडिकल फेमिनिस्ट ने विरोध किया था। सेल 16 क्या है? यही रैडिकल फेमिनिस्ट वाला ग्रुप है, पुरुष से दूर रहो। was a feminist organization in the US known for its program of celibacy, महिलाएं पुरुषों से दूर रहें, सेलिबेट, ब्रह्मचर्य, सेपरेशन फ्रॉम मेन एंड कराटे ट्रेनिंग, कोई आदमी कोई कोशिश करे तो कराटे से दो, which WITCH stood for Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, फेमिनिस्ट। अब हम देखें सेकेंड वेव फेमिनिज्म टेक्स्ट्स। द सेकेंड सेक्स, सिमोनी डी बुवार 1949 है, बट आपको याद रखना है भले ही 1949 पहले टेक्स्ट ही आया है, बट सेकेंड वेव फेमिनिज्म 1963 द फेमिनिन मिस्टिक बेटी फ्राइडैन के टेक्स्ट से शुरू होगा। द फेमिनिन मिस्टिक बेटी फ्राइडैन 1963, मैंने उसको स्टार कर रखा है। फिर अगेंस्ट आवर विल, मेन विमेन एंड रेप, सूजन ब्राउन मिलर, देखो वो नाम आ गया, सूजन ब्राउन मिलर। Sexual harassment of working women, a case of sex discrimination, Catherine A. McKinnon 1979। और बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, अ मैड वुमन इन द एटिक, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन दूंगी सही, और ब्रीफ में मैटर अवेलेबल कराऊंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। द मैड, उसी तरह से आपको ये फेमिनिन मिस्टिक भी मिल जाएगा। द मैड वुमन इन द एटिक, द वुमन राइटर एंड द 19th century literary imagination, सैंड्रा एम गिलबर्ट एंड सूजन गुबार 1979 का ये वर्क है। आपको what do you have to remember about this?
द मैड वुमन इन द एटिक। एक्चुअली शार्लट ब्रॉन्टे नाम की जो वुमन राइटर है, उसने जेन एयर नाम का एक नॉवल लिखा। आपको जेन एयर के बारे में पोस्ट कलोनियलिज्म में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पोस्ट कलोनियलिज्म से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब पोस्ट कलोनियलिज्म से जुड़ी वीडियोस आएंगी उसमें आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। और फेमिनिस्ट टेक्स्ट इस तरीके से, एक्चुअली फेमिनिज्म का रेफरेंस इस तरीके से हो गया कि महिलाओं का, इन दो राइटर्स का ये जो टाइटल है मैड वुमन इन द एटिक, जेन एयर नाम के नॉवल में एक हीरो है रोचेस्टर, और वो जो रोचेस्टर है उसने शादी कर रखी है और उसकी वाइफ है बर्था मेसन। बाद में वो बर्था रोचेस्टर बन जाती है शादी के बाद। बहुत पैसे वाली थी, शादी तो कर ली रोचेस्टर ने, पैसा भी खूब मिल गया, दहेज वहेज मिल गया। पागल सी वाइफ है ये, इसलिए उसको ऊपर वाले कमरे में बंद करके रखता है, मैड वुमन इन द एटिक। तो ये मैड वुमन इन द एटिक टाइटल जो है ये जेन एयर के उस बर्था मेसन नाम के कैरेक्टर के ऊपर आया है। और जब आप पोस्ट कलोनियलिज्म पढ़ेंगे, जब भी उससे रिलेटेड वीडियोस आपके पास आएंगी, जिस भी मंथ में आएंगी, तब आपको ये जेन एयर टेक्स्ट के बारे में और कैसे ये पोस्ट कलोनियल हुआ ये पता चल जाएगा। अभी के लिए आप ये जो टाइटल है जेन एयर के ऊपर बेस्ड है। एंटायर वुमन हमने देखा था कि सोजर्नर ट्रूथ ने सबसे पहले लिखा था, और अब बेल हुक्स एंटायर वुमन, ब्लैक वुमेन एंड फेमिनिज्म, हर टेक्स्ट का सब टाइटल याद रखिए। अगर सब टाइटल है वो आधा दे देंगे, सब टाइटल आपको याद रखना पड़ेगा। वो दे देंगे एंटायर वुमन, यू विल हैव टू रिमेंबर ब्लैक वुमेन एंड फेमिनिज्म। इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स, देखिए, बट वो ऐसा भी नेट ऐसा नहीं करता कि उटपटांग कुछ भी दे देता है। जो इजीली लर्नेबल हो वही देगा। जैसे बेल हुक्स का, अगर आपको क्लियरली पता है कि ये बेल हुक्स ब्लैक वुमन, ब्लैक फेमिनिस्ट रही है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको अगर इतना सा याद है कि बेल हुक्स एक ब्लैक फेमिनिस्ट थी, तो जो 4 ऑप्शंस होंगे उन 4 ऑप्शंस में ब्लैक फेमिनिज्म से रिलेटेड एक ही ऑप्शन होगा, बाकी 3 ऑप्शंस नहीं होंगे। इसलिए अगर आपको पता है कि ब्लैक फेमिनिस्ट है तो आप उस ऑप्शन को वैसे ही करेक्ट मार्क कर दोगे। फिर है इन सर्च ऑफ अ मदर्स गार्डन्स, वही एलिस वॉकर, कलर पर्पल वाली। वुमनिस्ट प्रोज इसने बनाया, वुमनिस्ट प्रोज, एलिस वॉकर का टेक्स्ट है 1983। अगला है सिस्टर आउटसाइडर, ऑड्रे लॉर्ड। ये भी नाम, ये सारे विमेन राइटर्स के नाम आपके पास आ चुके हैं। वो सेकेंड वेव के राइटर्स के नाम जब लिस्ट हमने देखी थी उसमें आ गया। तो ये रहा सेकेंड वेव फेमिनिज्म। टेक्स्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस मैं दूंगी, जो भी है, वो बाद में किसी वीडियो में आ जाएंगे।